हेलो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2022 में होने वाली एग्जाम जिसमें जो लोग पेपर 2 को अटेम्प्ट करने वाले हैं और जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं डेफिनेटली उनको मैथ्स के 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 नंबर के लिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को पेपर 2 के साइंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन कराने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स की क्वेश्चन का सॉल्यूशन आशीष सर करेंगे और बाकी जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं आपको करूंगा। जो ये टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, इनमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो हिस्से होंगे उसमें फिजिक्स का हिस्सा सर करेंगे। केमिस्ट्री बायो हम लोग आप लोगों को पूरी कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम लोग आपको ट्रिक्स भी बताएंगे कि जिसके जरिए आपका आसानी से साइंस के पेपर में कम से कम 20+ स्कोर हो। थैंक यू। देखिए, पहला प्रश्न है Which of the following represent correct matching set? इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट मैचिंग सेट को रिप्रेजेंट करता है? जैसे helps in the movement of body by contraction and relaxation सामने है cartilage, hard structure which forms the skeleton जैसे muscles, parts of skeleton which can be bent, rib cage joins the chest bone and backbone together to form an enclosure bone। ये इंग्लिश में था और हिंदी में निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान का निरूपण है? सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर में गति सहायता प्रदान करती है। उपअस्थि कठोर संरचना जो पेशी और कंकाल बनाती है, मतलब जो कंकाल बनाती है तो पेशी, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है पसली पिंजर, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर वक्ष की रचना करता है अस्थि। तो अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके सामने ये 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है कि ए का 1 मतलब क्या इसका ये 1 होगा, क्या ये बी का 3 होगा, क्या ये सी का 2 होगा या डी का 4 होगा। पहला ऑप्शन। तो देखने वाली बात है कि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। दूसरा देखिए, एक ऑप्शन देता है 2 सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर में गति की सहायता। आपको भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर में सिकुड़ने और इस तरह की गतिशीलता देने का काम मसल्स यानी कि पेशियों का होता है। तो यानी कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसका जवाब होगा मसल्स। तो यानी कि आप ए का 2 लॉक कर लीजिए। ए का 2 देखिए आपको यहां पे दिख रहा है। दूसरा बी हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, कंकाल का भाग जिसे कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। हमारे शरीर में कंकाल बनाने का काम अस्थियों का होता है, हड्डियों का होता है, यानी कि बी का 4। तो देखिए यहां बी का 4 है। सी पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, तो हमारे स्केलेटन का वो पार्ट जिसे हम बेंट कर सकते हैं। तो कार्टिलेज, ये देखिए ये सब कार्टिलेज है जो हमारे हड्डियों में जो लचीलापन या झुकाव पैदा करता है, यानी कि सी का 1 यानी कि कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, उपअस्थि कार्टिलेज। लास्ट है जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म एन इंक्लोजर, मतलब ये कौन सा ऐसा चीज है जो चेस्ट के इस हड्डी को और बैक की हड्डी को आपस में जोड़ करके रखता है। तो ये काम हमारी रिब केज करती है। कौन करती है? रिब केज। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट है। इस ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए 2 के साथ। एक बार फिर इसका कॉन्सेप्ट बता दें। प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी चीज है जो सिकुड़कर और शिथिल होकर के शरीर में गति में सहायता करती है। अब जैसे देखिए ये मुझे मूवमेंट करना है, मैं हाथ आगे पीछे कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, तो इसमें कई जगह सिकुड़ना या इस तरह की चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जिससे हमारी बॉडी मूव करती है। मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना करें तो मूवमेंट नहीं आएगी। तो ऐसे में पहले का जवाब हमारा 2 है, मसल्स है। तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें नीचे के ऑप्शंस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ए का 2 हो गया। बी शरीर में वो कठोर संरचना जो कंकाल का निर्माण करती है। सबको पता है कि कंकाल कौन बनाती है? अस्थियां बनाती है, हड्डियां बनाती है। तो अस्थि चौथा ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का 2 है, बी का 4 है। सी कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। कंकाल का वो कौन सा भाग होता है जिसे झुकाया जाता है? उपअस्थि कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो बेंट करता है। कार्टिलेज जैसे ये हड्डी है, हाथ यहां से नहीं झुकाया जाएगा, लेकिन कार्टिलेज ये देखिए यहाँ कार्टिलेज, जहां जहां कार्टिलेज है वो झुकाया जा सकता है। इस प्रकार से पहले प्रश्न का आपका उत्तर यही होगा। अब देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सेक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स, निम्नलिखित में से मानव में कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन का ये मतलब जो है क्या करती है? स्त्रवित करती है, मतलब पैदा करती है। अब देखिए यहां पर एड्रिनल ग्लैंड है। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता है कि एड्रिनल एक ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है?
एक हार्मोन है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन, इसका परिचय आपको दे दें। एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो बेसिकली हमारे जीवन में 3F कंट्रोल करता है। 3F यानी कि फियर, फ्लाइट, फाइट। क्रोध के समय, किसी चीज से डर के भागते वक्त या दौड़ते भागते वक्त एड्रेनलिन का काम होता है। तो ये एड्रिनल ने सिर्फ एक हार्मोन रिलीज किया। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन हमारा है पिट्यूटरी। तो क्या पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन होते हैं? ग्रोथ हार्मोन और दूसरा LH हो गया। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गए, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गए, तमाम ऐसे हार्मोन्स को पिट्यूटरी। क्योंकि ये देखिए आपसे पूछा जाता है कि सभी ग्लैंड्स का पिता कौन है। जाहिर सी बात है एक से अधिक हार्मोन निकालने वाला एक ऐसा ग्लैंड जो सभी ग्लैंड्स में सुपीरियर है, तो उसका जवाब है पिट्यूटरी। जबकि पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस, क्योंकि ये इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का एग्जांपल है और इसका हार्मोन पैनक्रियाज का है इंसुलिन। ये इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करती है हमारे बॉडी में। शुगर यानी कि डायबिटीज जो होता है हमारी बॉडी में, जो बीमारी हो जाती है वो इसी की कमी से होती है। अब थायराइड से पता है आपको कि थायरॉक्सिन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन, ये गले संबंधित कोई बीमारी हो जाती है। थायराइड में भी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म दो तरह की अलग अलग केस होती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न का आपका उत्तर पिट्यूटरी है, क्योंकि पिट्यूटरी एक से ज्यादा हार्मोन को शरीर मतलब अपने अंदर से निकालता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होता है तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम बताएं। जैसे चूंकि आपको पता होगा कि इसमें 6 से लेकर के 10 तक की सिलेबस ज्यादातर होती है, तो मतलब कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि आप विटामिन के विषय में अगर आप पढ़े हैं, आप हार्मोन्स के विषय में अगर पढ़े हैं, आप मेटल नॉन मेटल को अगर पढ़े हैं, नॉन मेटल को पढ़ा आपने, अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई है, अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, अगर आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा है, इस तरह के टॉपिक्स अगर आपने पढ़े हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका आंसर सही होगा। खैर, तो फ्रेंड्स अभी आपको ये डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 जहां पूछ रहा है क्या सभी कथन सत्य हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड, क्या सभी धातु ठोस होती है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी धातु है जो ठोस नहीं है, द्रव्य है, जैसे मरकरी। दूसरा, सभी धातुएं कठोर होती हैं? नहीं, कुछ धातु ऐसे हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे सोडियम। सभी धातुएं गैस होती हैं? नहीं, जैसे ब्रोमीन। सभी धातुएं अतन्य नहीं होती हैं? यस, हाँ सही है, ये सही है। सभी अधातुएं तन्य नहीं होती है, मतलब जितने भी अधातु होती हैं उनको खींच करके उनको वायर का रूप नहीं दिया जा सकता है। मींस ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये सही है, यही ट्रू स्टेटमेंट है। कोई नॉन मेटल जो होता है वो नॉन डक्टाइल होता है, वो डक्टाइल नहीं होता। तो डक्टाइल का मतलब होता है तन्य और नॉन डक्टाइल का मतलब होता है अतन्य। यानी कि जिसको, अब जैसे ये मान लीजिए नॉन मेटल है, क्या मैं इसको खींच के लंबा कर सकता हूं? तो नहीं, तो ये अतन्य है। और अगर मैं इसको खींच के लंबा पतली तार में कन्वर्ट कर लेता तो ये डक्टाइल होता। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो ये आपका 63 का आंसर रहा। ये क्वेश्चन की टॉपिक को समझने के लिए आपको अगले चैप्टर यानी सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल की स्पेशल क्लास लेनी पड़ेगी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 64। अब आप यहां पे देखेंगे, पूछ रहा है कि वाई इज अ मैन मेड फाइबर, मतलब वाई कोई चीज है जिसको मानव निर्मित रेशा है, मतलब मानव ने अपने हिसाब से उसको बनाया है, जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। मतलब स्रोत प्राकृतिक है लेकिन बनाया आदमी के द्वारा जाता है। ये वाई क्या है? तो देखिए प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाला और जिसको
हम लोग जो फाइबर है, मतलब कोई एक मानव निर्मित फाइबर है जिसका नेचुरल सोर्स क्या है, मतलब जो नेचर के द्वारा प्राप्त होता है, व्हाट कुड बी वाई। देखिए आप यहाँ नायलॉन की बात करें तो नायलॉन नहीं, क्योंकि नायलॉन जो है वो मानव निर्मित है, उसका कोई प्राकृतिक कोई लेना देना। एक्राइलिक ये भी मानव निर्मित है, लेकिन ये नेचुरल सोर्स से प्राप्त नहीं होता है। जूट तो है ही, जूट क्या है, एक नेचुरल सोर्स है ना, नेचुरल सोर्स है, लेकिन ये मैनमेड फाइबर नहीं है, ये मैनमेड मानव निर्मित रेशा नहीं है, ये मानव निर्मित, हालांकि प्राकृतिक स्रोत से आता है जूट, लेकिन ये मैनमेड फाइबर नहीं है। बचा आपके पास रेयॉन। रेयॉन एकमात्र इनमें से ये ऑप्शन है जो करेक्ट है। रेयॉन का मतलब होता है कि ये मानव निर्मित रेशा भी है और इसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। बाकी ये तीनों ऑप्शंस इसके गलत हैं। जब कभी भी ऐसी कोई क्वेश्चन आए जिसमें मैनमेड फाइबर की बात है और साथ ही साथ मानव निर्मित के साथ साथ प्राकृतिक स्रोत का भी जिक्र हो, तो निश्चित तौर पे आप रेयॉन के साथ जाएंगे। देखिए प्रश्न 65, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करिए। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि फ्यूल, कोई फ्यूल है, ए है, कोई फ्यूल है, ए है, बी है, सी है, डी है। चार तरह के फ्यूल है, यानी कि चार प्रकार का ईंधन है, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, कुछ भी XYZ। ठीक, तो ये चार प्रकार का आपका फ्यूल दिया हुआ है। पहले वाले ए में बता रहा है कि उसकी उष्मीय मान हाई है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, मतलब जलने पे अच्छा खासा उसका मतलब हाई, मतलब उसका उष्मीय मान आ रहा है, उष्मा उसमें ज्यादा आ रही है। स्टेट जो है वो सॉलिड है और इग्निशन टेम्परेचर हाई है, मतलब जलाने का ज्वलन ताप जो है उसका उच्च है, उच्च ताप पे उसको जलाया जा सकता है। दूसरा बी कोई है जिसकी मध्यम है, बी जो है उसका मध्यम है, यह किस रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है, ज्वलन ताप इसका भी उच्च है। तीसरा कोई सी ईंधन है जो जिसका उसमें ताप भी मध्यम है, गैस के ही रूप में है और ज्वलन ताप भी मध्यम, मतलब जलेगा भी तो बहुत ज्यादा हीट उसमें से पैदा नहीं होती। चौथा कोई डी है जिसका उसमें मान निम्न है, मतलब एक कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी नहीं है, बेकार है, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका, लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ज्वलन ताप भी निम्न है, मतलब बहुत लो है। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो देखिए ए की बात करें, क्या ये घर में ऐसी चीज जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, सॉलिड हो, इग्निशन टेम्परेचर हाई हो, क्या घर के लिए वो उपयुक्त होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? कि जैसे मान लीजिए ये कोई ईंधन है जिससे बहुत ज्यादा हाई हीट निकल रही है, सॉलिड है, ज्वलन ताप भी इसका उच्च है, तो किचन में जो गृहिणी काम कर रही हैं, घरेलू ईंधन के रूप में काम कर रही है, इतना ज्यादा हीट पैदा होगा, उससे बहुत तरह के खतरे हो सकते हैं, आग भी लग सकती है, सफोकेशन भी हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती है, मतलब यह ठीक नहीं। दूसरा बी जो है, अगर इसका उसमें ताप मध्यम है तो, और ये अवस्था गैस है, गैस की अवस्था में पाई जाती है और ज्वलन ताप इससे उच्च है, तो ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसमें मान अगर इसका मध्यम है, कैलोरीफिक वैल्यू अगर मीडियम है, तो ये तो काम चल जाएगा, इसकी अवस्था गैस है तो ये भी काम चल जाएगा। लेकिन जब इसका ज्वलन ताप उच्च रहेगा, इससे इग्निशन टेम्परेचर जो बहुत हाई निकलेगी तो वो बहुत दिक्कत है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका इग्निशन कम होगा तो ही बनाई जा सकती है, खाने पीने में ऐसे बहुत सारी आइटम्स होती हैं। अब आ जाते हैं लोग तीसरे पे, ये मॉडरेट दिखा रहा है, कोई सी नाम का ईंधन है, उसमें मान मध्यम है, घर में हम हमेशा मध्यम उष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू की चीजों को यूज करते हैं, उसकी अवस्था गैस, अभी आपके घर में सिलेंडर पड़ा हुआ है और ज्वलन ताप भी उसका मध्यम है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि घर में जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, वो ज्वलन ताप उसका मध्यम है, और नीचे में निम्न, ये ऑप्शन आप बिल्कुल काट ही दे, एकमात्र सी के साथ 3 का सी, यही इसका राइट आंसर होगा, 3 का सी। क्यों? जवाब आपको फिर से समझा देते हैं। घर में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी फ्यूल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ना बहुत हाई होनी चाहिए ना बहुत लो होनी चाहिए, मतलब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, बहुत निम्न नहीं होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए। वो गैस के रूप में हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सॉलिड को रखने के लिए आपका जगह वगैरह छेकेगा, उसमें ढेर सारे आपकी एसेस यानी कि राख भी पैदा होगी, और
लिक्विड भी सही नहीं होता है, क्योंकि अगर लिक्विड आप उस तरह से करेंगे तो उसमें से ढेर सारा वो ऐसे मतलब उसमें से उत्सर्जन होगा, ऐसे धुएं निकलेंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि केरोसिन में जब हम लोग खाना बनाते थे तो आप बर्तन नीचे से काला हो जाया करता था और उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती थी। तो फ्यूल के रूप में है तो वो भी सही नहीं, गैस के रूप में हो तो सबसे बेस्ट है। और दूसरी चीज है कि मॉडरेट टेम्परेचर ऐसा है कि जिसपे खाने पीने की मतलब गृह संबंधित सारे काम हो जाते हैं, इसलिए उसकी इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मध्यम हो, ज्वलन ताप उसका मध्यम हो। तो मैं सी के साथ जाऊंगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। देखिए, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप में से पाई जाने वाली स्पीसीज को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मानिए हम इंसान हैं, अपने हम लोग इंसान हैं ही, तो हम लोगों के लिए इस तरह का घर बना हुआ, हम लोगों के लिए, हम लोग मतलब जो इंसान है उनको ले जाकर के आप छोड़ दिया जाए, कि समंदर में डाल दिया जाए, नदियों में डाल दिया जाए, तो क्या वो सही जगह? तो विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के लिए विशिष्ट प्रकार का स्थान ही उपयुक्त होता है। जैसे कि टाइगर को हम घर के पिंजड़े में बंद रखें तो वो सही नहीं, उनके लिए जंगल उपयुक्त है। मछली को हम एक्वेरियम में रखें, उससे बेहतर है कि मछली को हम नदियों में या पोखर में या तालाब में हम रखें। तो प्रत्येक प्रकार की प्रजाति का एक निश्चित निवास स्थान होता है जहां पर वह अपने प्राकृतिक सारी चीजों को अच्छे से कर पाती हैं। I mean to say that different type of species have different type of requirement, and for that they require special conditions that we cannot fulfill in our house. So उन प्रजातियों को अलग अलग तरीके से रखना, उनके अलग अलग रख रखाव के लिए विशिष्ट स्थान की बात की जाती है। तो देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटात्मक स्पीसीज, अब इसका मतलब क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज या संकटात्मक ऐसी प्रजातियां जो संकट में आ चुके हैं, जिनकी संख्या लगभग न के बराबर और कभी भी खत्म हो सकती है, तो नहीं, उनको आप पर्टिकुलर एरिया में नहीं रख सकते हैं। दूसरा, विलुप्त प्रजाति, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो विलुप्त हो चुकी हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, नाम ने ही क्षेत्र का इस्तेमाल कर दिया है, इंडेमिक स्पीसीज, यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। इसका जवाब सी होगा। माइग्रेटरी स्पीसीज होगा ही नहीं, माइग्रेशन हो जाता है इनका, ये विलुप्त ही हो चुके हैं, इनका कहानी लगभग खत्म हो चुका है, न के बराबर है। ऐसे में इंडेमिक स्पीसीज आंसर याद रखिएगा। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का मतलब होता है ये खास जगह पे पाई जाती है और खास तरह की प्रजाति होती है। जैसे आपने गिर फॉरेस्ट का नाम सुना है, आप जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना है, ये सब कुछ खास एरिया है। आपको पता है ना कि हमारा फ्लोरा फौना में जो बैलेंस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इन सब स्पीसीज की वजह से, और अगर ये सही तरीके से इनको अगर संभाल के ना रखा जाए तो इनका बहुत आवश्यकता है। हालांकि इस पर हम लोग विशिष्ट रूप से एक चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे एक मेटल X है, एक धातु X है और एक धातु Y है, तो उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने में योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियल धातु कौन सी है? अब देखिए, कोई मान लीजिए कि मैं एक कंपाउंड हूं और मान लीजिए कि मैं किसी व्यक्ति के साथ हूं, सपोज कि मान लीजिए कि मैं हूं NaCl और एक और मेटल आता है, सपोज मान लीजिए एल्युमिनियम। अब ये क्लोरीन जो है मेरे साथ ज्यादा मजबूती महसूस कर रहा है। क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम की अपेक्षा। तो जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी वो उसको डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर देगी। अब मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए हैं और आशीष सर मेरे साथ हैं, और फिर आशीष सर को अचानक से कोई और दोस्त नजर आता है जिसके पास लाख रुपए है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, तो जाहिर सी बात है ये फैक्टर उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो उसके पास वो सारी चीजें जो मेरे पास नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक उसके साथ चले जाएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब आपका Z है। Z, metal X displaces metal Y from its salt solution but not able to displace metal Z from it. Identify the most reactive metal. तो जाहिर सी बात है Z होगा। Z इतना ज्यादा, मतलब वो जो आदमी आया था जिसके साथ आशीष सर बाद में चले गए, उसके पास वो सारी चीजें रहेंगी। तो मैं कहूंगा कि आशीष सर मेरे पास आओ, तो आशीष सर कहेंगे क्यों आओ भैया, 100 रुपया तो रखे हो, खुद का पेट भर नहीं पा रहे हो, मेरा क्या भरोगे? मैं उसके साथ जा रहा हूँ जिसके पास लाखों नौकर चाकर और गाड़ी बंगले हैं, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो यहाँ पे कहानी उस
x, y और z के बीच में है। यहाँ पे 3 मेटल थे, एक x था, एक y था, एक z था। मान लीजिए कि ये x जब आया तो ये y जो था, y नामक मेटल जो था अपने किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में बैठा हुआ था, किसी के साथ कंपाउंड बना करके लवणीय अपना घोल बना के तैयार था। जैसे ही x आया तो ये जो y है ये अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग हो गया, यानी कि x y से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए x ने y को भगा दिया। मतलब जो इसके साथ सॉल्ट सॉल्यूशन में था, जो क्लोरीन रहा होगा या ब्रोमीन रहा हो या आयोडीन रहा हो या कुछ भी रहा हो, तो वो जो कंपाउंड इसके साथ थी उसको ये लगा कि नहीं ये x बहुत अच्छा है, हम x के साथ चलते हैं, y को उसने रिप्लेस कर दिया। लेकिन यही z को रिप्लेस नहीं कर पाए, इसका मतलब कि x जो है वो z से छोटा है, लो रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। इसी वजह से z, मान लीजिए कि ZnCl2 पहले से था और यहाँ पे ये एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम कभी भी जिंक क्लोराइड में रिएक्ट करके जिंक को क्लोरीन से अलग नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर Z को हम बोलेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, X दूसरे नंबर पे है और Y सबसे कमजोर है। इसको साफ से मैं आपको बता दे रहा हूं फिर से, X जो है, Y जो है, ये Z है, ये तीनों क्या था, धातु था, मेटल है, मेटल मेटल। लेकिन सबसे हाईली रिएक्टिव ये है, सबसे हाईली रिएक्टिव ये है, इसलिए ये अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग नहीं कोई इसको कर पाएगा। ये दूसरे नंबर पे सबसे रिएक्टिव है और ये सबसे लेस रिएक्टिव था, इसलिए जैसे ही X आया ये भाग गया। तो इसका आंसर आपका Z होगा, Z होगा। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु यही है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है कि ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो आशीष सर आप आइए और इसको बताइए और कॉन्सेप्ट के साथ बताइएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 पे देखते हैं, अ लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कंप्लीटली डिफ्यूज मैनर। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ अ इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है और पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी वो कंप्लीटली क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, अब इस बिंब के प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में आप क्या करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे कि इस बिंब का प्रकृति कैसा है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, यह आभासी और समान साइज का होगा, यह वास्तविक या आवर्धिक होगा, या आभासी या आवर्धिक होगा, या कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कि इट विल बी वर्चुअल ऑफ सेम साइज। ठीक है, इट विल बी रियल एंड इनलार्ज, इट विल बी वर्चुअल एंड इनलार्ज, नो इमेज इज फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जब भी कोई इमेज या सब भी कोई रे लाइट, ठीक है, किसी भी सरफेस पे फॉल हो रही है और ये कंप्लीटली डिफ्यूज हो जा रही है, डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज हो जा रही है, तो जब इमेज आपकी जो रे लाइट वो जब सरफेस पे पड़ते ही डिफ्यूज हो जाएगी तो वहां पे कोई रे लाइट का मिलन होगा ही नहीं, यानी कोई बिंब वहां पे एक दूसरे से मीट नहीं होंगे। जब डिफ्यूज का मतलब क्या है, सर एक डायग्राम से बताइए। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, मान लीजिए देखिए ये कोई रे लाइट है, ठीक है, ये कोई रे लाइट है, ठीक, अब ये सरफेस पे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होते वक्त ये क्या हो जा रही है, सब डिफ्यूज हो गई, मतलब ये कहीं भी इधर उधर करके चली गई। ठीक है, ये भी रे लाइट गई, ये भी सरफेस पे गई, जाकर डिफ्यूज हुई। आपको पता है जब भी कोई इमेज फॉर्म होती है तो दो रे लाइट एक दूसरे से क्या करती है, मीट करती है। ठीक है, यानी अगर ये लाइट इधर गई और ये भी लाइट इधर गई, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर कटती है, तो यहीं पे आपकी क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। जब ये डिफ्यूज हो गई तो ये दोनों रेड लाइट एक दूसरे से कहीं मीट ही नहीं करेंगी। जब मीट नहीं करेंगी तो वहां पे कोई इमेज फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वर्चुअल और सेम साइज बता रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, रियल एंड इनलार्ज ये भी इम्पॉसिबल है, वर्चुअल एंड इनलार्ज, यानी कि जब इमेज बनेगी नहीं तो ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, नो इमेज विल बी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले ही दे दिया ये कंप्लीटली क्या है, डिफ्यूज मैनर है, यानी वहां पे कोई भी रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट करने के बाद एक दूसरे से मीट नहीं कर रही है, ये सारी क्या हो रही है, डिफ्यूज हो जा रही है। डिफ्यूज होने के बाद डिफ्यूजन की वजह से कोई प्रतिबिंब बनने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो नो इमेज विल बी फॉर्म। ठीक, अगला प्रश्न देखिए सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप ही करो। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन अ ग्राउंड डाउन द रूम, रेशमा शुड अप्लाई द फोर्स व्हिच इज ग्रेटर देन विच द फॉलोइंग फोर्स। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर प्लेस है, ठीक है, तो उसके अंदर खुद की अपने कुछ की पॉसिबिलिटी फोर्स की होती है जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, जब तक हम उसके अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से उससे ग्रेटर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने सरफेस से मूव आगे नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पे जब हम उस बॉक्स को अगर आगे हमें मूव कराना होगा, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो स्टेबिलिटी है यानी उसके अंदर जितने पावर है पहले हमें उसको रिफ्यूज करना होगा। ठीक है, फिर हम उससे ज्यादा यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे हमने रख लिया ये बॉक्स सरफेस, ठीक है, इसकी वेट की वजह से इसका फोर्स मान लीजिए आ जा रहा है 10 या 4 न्यूटन। ठीक है, तो जो रेशमा है, ठीक है, मान लीजिए इस पे 4 न्यूटन का फोर्स, इसकी खुद की स्टेबिलिटी का एक फोर्स है 4 न्यूटन का। अब रेशमा को जब इस पे यहाँ से फोर्स अप्लाई करना होगा, अगर वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगी तब तक ये बॉक्स अपनी स्थिति से क्या हिलेगा ही नहीं। ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी ये बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिला, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी नहीं हिला, 4 न्यूटन का जब फोर्स लगाया तब वो सरकने की स्थिति में आ गया, मगर फिर भी अभी वो कंप्लीटली क्या हुआ, आगे सरक नहीं रहा। जैसे ही 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स उसने लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके बाद ये बॉक्स धीरे धीरे आगे की तरफ सरकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को स्टैटिक फोर्स बोलते हैं, यानी कि वहां पे एक उस बॉक्स का एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, उस बॉक्स पे यहाँ पर सरफेस के द्वारा एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण। अब जब बॉक्स से मूव करने लगेगा तो वही स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि अब बॉक्स जब मूव हो रहा है तब उसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और जब तक वो बॉक्स रुका हुआ है तब तक उसके अंदर कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये भी देख लीजिए कैसे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और नॉर्मल फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, आप देखिए जब ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के लिए कब उपयोग में साबित होते हैं, ये बस ग्रेविटेशनल और नॉर्मल फोर्स उस बॉक्स को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, यानी वो तो ना तो बॉक्स सरफेस से नीचे जाएगा ना ही सरफेस से ऊपर जाएगा। ये दोनों फोर्स हमेशा क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये बस उस बॉक्स को स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है कि ये ना तो नीचे जाए ना तो ऊपर जाए। बाकी बॉक्स रुका किसके वजह से है, स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से। ठीक है, बाकी मस्कुलर फोर्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां पे अब वो कितने रेशमा के पास इतनी ज्यादा शक्ति है, ठीक है, अब उसके पास उतनी ही शक्ति है कि वो उस बॉक्स को आगे बढ़ा ही नहीं पाए। ठीक है, तो उतना ये मस्कुलर फोर्स उससे कोई मतलब नहीं है किसी बॉक्स को मूव करने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, तो सबसे सब मिला जुला के हमें यही पता चला कि ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, मस्कुलर फोर्स, ये सारी फोर्सेस इस बॉक्स से कोई मतलब रिलेशन नहीं होता। मेन रिलेशन होता है उस बॉक्स के लिए, उस बॉक्स को आगे करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक उस बॉक्स के स्टैटिक फ्रिक्शन से आप ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगला अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये भी आप ही का। Identity the correct statement from the among of the following. The lower of the frequency, The lower of the vibration, higher is the pitch. ठीक है, the loudness of the sound is determined by the frequency of the vibration. The sound cannot be travel in vacuum. Pitch of the sound is determined by its एम्पलीट्यूड। ठीक है, कौन सा कथन सही है हमें ये पहचानना है। यहाँ पर कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है, गलत। ठीक है, जब कंपन की आवृत्ति निम्न होगी तो तारत्व भी क्या होगा, निम्न होगा, कभी उच्च हो ही नहीं सकता। ठीक है,
ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति के द्वारा ही किया जाता नहीं, है। गलत है। ठीक है, ये भी गलत हो गया कि फ्रीक्वेंसी से नहीं होता उसका फ्रीक्वेंसी से कोई कोई मतलब ही नहीं है उससे ध्वनि की प्रबलता से। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता, ये सबसे सही जवाब क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है। को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। विदाउट मीडियम साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि जब तो साउंड की एनर्जी है, साउंड हमारे आगे कैसे पहुंचता है, एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनको कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स एटम्स चाहिए जो वाइब्रेट कर करके उसके ध्वनि को क्या करते हैं, आगे की तरफ ट्रांसफर करते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ दूर जाने पर क्या होता है, साउंड खत्म क्यों हो जाता है, वो वाइब्रेशन एनर्जी धीरे धीरे लॉस होने लगती है आगे जाने पर, जिससे धीरे धीरे समय जब आप समय आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो प्रबलता होगी धीरे धीरे कम होती रहेगी, एनर्जी लूज होती रहेगी, आगे जाने पे एक समय पे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो साउंड को वहां पे क्या दिक्कत आई, आपको साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो साउंड कभी भी निर्वात में गमन ही नहीं कर सकता। ठीक है, 71 भी फिजिक्स है। अब 71 पे चलते हैं। ठीक है, which of the following set comprises the liquid which are poor conductor of electricity? जो नीचे दिए गए हुए कुछ समुच्चय आपको गिवन है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो पुअर कंडक्टर के समुच्चयों को क्या करता है, बताता है। हो सकता है किसी ऑप्शन में एक गुड कंडक्टर होगा, ठीक है, तो दो हो सकता है पुअर कंडक्टर भी मिक्स हो, तो हमें ऐसा समुच्चय लेना है जिसमें सारे क्या हो, सारे हीन चालक, सारे पुअर कंडक्टर यानी कि हीन चालक हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टोटी का जल, शैम्पू, शहद। ठीक है, जिसमें टोटी का जल कहीं से भी निकले, टोटी या कहीं से भी, जल में क्या होता है, गुड कंडक्टर को अप्लाई करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं लवर विलियन, नींबू का रस, सेला। लवर विलियन आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, लवर विलियन क्या करता है, ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी शैम्पू, ठीक है, शैम्पू तो बैड कंडक्टर है। ऑयल भी बैड कंडक्टर है। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर भी बैड कंडक्टर है क्योंकि उसमें आयंस नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर भी क्या होता है, आयन के रूप में ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है, बैड कंडक्टर है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन बैड कंडक्टर में आ गए। इसका हमको लगता है फ्रेंड्स, मैं सर के साथ आपको कुछ इसको मैं अपना थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताऊं, केमिस्ट्री हल्की सी इसमें आ जा रही है। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। सपोज मान लो कि ये एक मेटल है और इसको मैंने प्लग में डाल दिया, तो ऑब्वियसली कि अगर ये मेटल है तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो भी है एक जगह दूसरी जगह मूव करेगा और पकड़ने वाले को करंट मार देगा। लेकिन अगर ये प्लास्टिक का बना है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, वो कुचालक हो जाएगा, वो विद्युत का कुचालक हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न भी क्या कह रहा है, विद्युत के हीन चालक, बेकार। अब देखिए शैम्पू है, शैम्पू में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। ऑयल है, आप मतलब ट्राई भी कर सकते हैं कि ऑयल कभी पास नहीं करता। और आसक्त जल, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है कि उसमें आयनलेस है, उसमें कोई आयन है ही नहीं, इसीलिए उसका नाम आसक्त जल है। ऐसी स्थिति में इसका तीसरा ऑप्शन सबसे करेक्ट है, क्योंकि चीनी का विलयन एक बार को इसको मान भी छोड़ भी दे तो फिर आ जाए अगर हम लोग विनेगर पे तो एसिडिक है, एसिड में H+ आयंस होते हैं। नींबू का रस है, ऑब्वियसली इसमें भी एसिडिक है तो आयंस होते हैं। ऐसे में ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन 3 शैम्पू, वेजिटेबल एंड डिस्टिल्ड वाटर इज द राइट आंसर। सर 72 क्वेश्चन ये आ गया केमिस्ट्री का सर का क्वेश्चन। नहीं अभी का, ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा उत्तर रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको बताना है कि जो भी ऑप्शन है इसमें रासायनिक परिवर्तन कहाँ-कहाँ दिखता है। ठीक है, तो which of the following sets comprises chemical changes, हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में कहाँ-कहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर,
डाइजेशन ऑफ अ फूड, श्रेडिंग ऑफ द पेपर, ठीक है, कुकिंग ऑफ अ फूड, बॉइलिंग वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन अ वाटर, ये सब रासायनिक से क्या है, संबंधित है। यानी हमें बताना है कि जो ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें कहाँ रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये तो केमिस्ट्री सर, आप रहिए, आप आराम से हम दोनों मिलकर इंग्लिश डिपार्टमेंट में मुझे आना चाहिए, हिंदी डिपार्टमेंट आप करिए। देखिए पानी उबलना है, देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब समझिए। जैसे मैं हूं, अगर मुझ में फिजिकल चेंज हुआ तो मैं नहीं रहूंगा, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लाइक शेर बन जाऊं, भालू बन जाऊं, चीता बन जाऊं, भालू तो दिख ही रहा हूं, मतलब कुछ भी बन जाऊंगा, जो दिख रहा हूं वो नहीं रहूंगा। उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी शारीरिक परिवर्तन, जिसमें हम नहीं रहे। केमिकल चेंज अंदर में अगर कुछ हो भी रहा है, इस समय हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल चेंज हो रहा है, कई तरह का हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये चीज देखिए, आप केमिकल चेंज रासायनिक क्रिया होगी। अब देखिए तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा चेंज जो है, मतलब जिसमें केमिकल चेंज हमको दिख रहा है। देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को कितना भी उबाल लीजिए, H2O ही रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को तोड़ कर टुकड़े कर दीजिए तो भी वो केमिकल चेंज नहीं है, ग्लास ही रहेगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा ही है, ऐसा नहीं है कि लोहा बदल करके वो पीतल बन जाएगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, बस उसमें थोड़ी सी परत लग जाएगी कि इसको घिसा जा सकता है, बहुत उसमें होता है थोड़ा, मतलब वो नाम मात्र का। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर। देखिए इसमें भी देखिए समुच्चय फाइंड करना हो सकता है, 3 ऑप्शन में 2 सही भी मिल जाए, 2 मिक्सअप नहीं चाहिए आपको, टोटली तीनों ऑप्शन जो सही होगा वही खोजना है। तो ठीक है, अब देखिए जल में लवण का घोलना, ये क्या करता है, ये भी है केमिकल चेंज है यहाँ पर, ठीक है। भोजन का पाचन बिना केमिकल चेंजेस को हो ही नहीं सकते। कागज के टुकड़े करना, कोई चेंज नहीं, ठीक है, ये भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है, ये भी सब। अब आ जाइए कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, केमिकल चेंज है, मतलब खाने में हमने कई तरह के केमिकल चेंजेस। बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, केमिकल चेंज नहीं है। पानी, तब भी पानी ही रहेगा, H2O ही रहेगा। अब यहाँ आते हैं लोग, देखिए केमिकल चेंज की बात करते हैं, इसमें पूरा केमिकल चेंज होने का पूरा सेट दिया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट हुआ तो कुछ कंपाउंड्स उसके साथ ऐड हो गए। एक बर्निंग ऑफ पेपर, कागज जलने से पहले कुछ और था, कागज जलने के बाद कुछ और हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाने से पहले कुछ और था और अंदर में गया, अलग अलग केमिकल्स के प्रभाव से उसमें बदलाव आ गए और वो फिकस बन करके डिफिकेशन हो गया, मतलब शौच के रास्ते हमारे बाहर आ गया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखिए फिर हम लोग चलते हैं नीना की तरफ, इसमें फिजिक्स है, सर आपको समझाएंगे अच्छे से। क्या है कि कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए एक साइकिल से बाजार जा रही थी, ठीक है, बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए यहाँ नीना का ये घर है, ठीक है, ये घर है इसका और ये बाजार, ठीक है, बाजार, इनके बीच का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर की चाल से चला, ठीक है, मान लेते हैं 10 मिनट उसने 12 किलोमीटर के चाल से चला। उसे रास्ते में निखत मिलती है, उसकी मित्र निखत है, उसे रास्ते में फिर मिलते हैं। यहाँ तक ये क्या चीज, यहाँ तक मानते हैं ये गई कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितने मिनट चली, 10 मिनट, ठीक है। मान लेते हैं ये ए, बी और ये सी तक, ठीक है। यहाँ पे इसकी मित्र क्या मिली, निखत, ठीक। अब वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। 15 मिनट इसने क्या किया, उससे बात किया, ठीक है, 15 मिनट का टॉल किसके साथ किया। इसके पश्चात वो फिर अपनी यात्रा आरंभ करती है। फिर सी से कहाँ जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 8 किलोमीटर आरंभ करती है। उस यात्रा की कुल औसत चाल हमें फाइंड करनी है, यानी हमें फाइंड करना है औसत चाल। औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी हमें पता है 4 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कुल दूरी हमें कितना पता है, 4 किलोमीटर। अब हमें कुल समय कितना लगा ये नहीं पता है, ठीक है।
एक समय तो 10 मिनट, यहाँ से बी से सी तक आने में कितना मिनट का समय लगा? 10 मिनट। ठीक है, तो पहले हम कुल समय अलग से निकालते हैं। कुल समय, क्योंकि ये मिनट में गिवन है, किलोमीटर में गिवन है, तो डिफरेंसेस आ जाएगा। तो पहले कुल मिनट समय में निकाल लेते हैं समय को, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्म कर लेंगे आवर में। ठीक, कुल समय हो गया पहला 10 मिनट, जो यहाँ से बी से सी तक जाने में लगा इसको। ठीक है, प्लस फिर 15 मिनट की बात हुई उन दोनों के बीच में, ये भी समय उस समय कैलकुलेट होगा। ठीक, प्लस फिर सी से ए तक जाने में कुछ समय लगा होगा। ठीक है, बट अब ये हमें समय नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए स्पीड पता है, टाइम जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जानने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट डिस्टेंस हमें नहीं पता है, सिर्फ स्पीड पता है। ठीक है, स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर आवर। तो हमें पहले इसको डिस्टेंस को फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस में जब इतना डिस्टेंस माइनस करेंगे तो बीच वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसके लिए फिर हमें इधर आना पड़ेगा। अब इधर हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 12 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फार्मूला देखिए इसी से बनाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम 10 मिनट। 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? आवर में। ठीक है, 60 से डिवाइड कर लेंगे, 2 किलोमीटर, ये आवर हो जाएगा। ठीक, अब 6 2 जा, यानी डिस्टेंस हमारे ये आ गया 2 किलोमीटर। यानी कि ये डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है? 2 किलोमीटर। टोटल 4 है, इतना 2 है, तो ये भी कितना होगा? 2 किलोमीटर। अब हमें यहाँ से क्या डिस्टेंस पता चल गया कितना है? 2 किलोमीटर। तो हमारा टाइम कितना हो गया? 1/4 आवर। ठीक है, 1/4। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। मिनट में, तो मिनट में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? और 60 में। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से 15 बार में जाएगा तो 15 मिनट। अब यहाँ पे हम इसको डाल दिए कितने मिनट में? 15 मिनट। अब टोटल हमारा कितना हो गया? 40 मिनट। अब इसको फिर से हम आवर में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो किलोमीटर में दूरी है तो इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 40/60 आवर। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 2/3 आवर। ठीक है, तो कुल समय यहाँ पे हो गया 2/3 आवर। ठीक है, 3 ऊपर चला 2 2 जा 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 3 जा 6, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका। थोड़ा अच्छे से सर एक बार और लोगों को समझा दें, कंफ्यूज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखने में सिंपल लग रहा था, मगर इसको जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो थोड़ा ये टाइमिंग ज्यादा हो गया। ठीक है, इसने क्या बोला था? मीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए कहाँ जा रही थी? साइकिल से बाजार। ठीक है, तो हमने एक क्राइटेरिया ले लिया, यही है हमारा बाजार, ये इसका घर ए और बाजार बी है। ठीक है, अब पहले उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 4 किलोमीटर की। ठीक है, पहले 10 मिनट वो 12 किलोमीटर की स्पीड से गई। जब हमें पता है कि अगर टाइम और स्पीड हमें पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 10 मिनट में वो कहां तक गई हमने उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके बाद उसके बीच में रास्ते में निखत मिलती है। तो टोटल जर्नी में देखियो, जो निखत वहां कुछ देर रुकी उसका भी कुछ टाइम लगा हुआ, तो जो टोटल टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो भी सारी टाइमिंग को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस जर्नी में वो भी सारी वाकया क्या हुआ वहां पर हुआ। ठीक है, तो हमने 15 मिनट जो बात हुई वो भी हमने ऐड कर लिया यहाँ पर। पहले 10 मिनट ये और 15 मिनट ये। फिर नेक्स्ट आगे जैसे गए तो हमें पता चला कि बचा हुआ डिस्टेंस 2 किलोमीटर का था और स्पीड कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर की। तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता था कि उसने कितना टाइम कंज्यूम किया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ टोटल टाइम फाइंड करना था। तो 2 टाइम तो पता चली, लास्ट वाली टाइमिंग हमने फिर वही वाला डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर वहां से हमें पता चला कि वो 15 मिनट का सफर वहां पर उसने तय किया। ठीक है,
तब फिर हमने यहाँ से टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया 10 मिनट 15 मिनट और 15 यानी कि टोटल टाइम फिर 40 मिनट। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में ये दिक्कतें होती हैं कि जो कभी कभी स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइमिंग आवर में, या फिर स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइमिंग मिनट में दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाने के लिए ऐसा कर देते हैं जिससे आप पहले अगर आप उनके मेजरमेंट को सेम तरीके से नहीं करेंगे, सेम यूनिट को चेंज करके नहीं करेंगे, तो आपका आंसर कभी सही आएगा नहीं। ठीक है, तो हमने देखिए हमने यहाँ क्या किया, जब आवर में आया तो पहले मिनट में किया, तो मिनट से मिनट ऐड किया, फिर मिनट में को फिर आवर में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ था। किलोमीटर को हमेशा आवर के साथ कैलकुलेट करते हैं और मीटर को हमेशा सेकंड के साथ। ठीक है, तो फिर हमने किलोमीटर था तो यहाँ पे आवर में इसको फिर चेंज किया, फिर वहां से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब इसको एक बार नोट कर लीजिए थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 74 पर। ठीक है, अब ये आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अब सर को बुलाते हैं यहाँ पर, आइए समझना। which of the following will not be helpful in the process of mixture of the salt and the water। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नहीं है। तो देखिए आपको वैसे एक चीज बता दे कि पूछ रहा है कि कौन इसमें से सहायता नहीं करेगा। मतलब अब हमने नमक लिया और पानी में उसको हमने घोल लिया, तो हम किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो पहली चीज है नमक वाली पानी आप घोल लीजिए और किसी फिल्टर पेपर से आप कर लीजिए, पानी अंत तक नमकीन रहेगा। तो आपका इसका आंसर 2 है, डायरेक्ट है, बिना किसी इसके। क्योंकि इसके बाद देखिए चाहे आप डिस्टिलेशन करें, डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टिलेशन में आसमान में हम लोग क्या करते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जिनका अलग नेचर होता है, उनको हम लोग करते हैं। बॉइलिंग में हम करेंगे कि मान लीजिए कि हमने पानी इस बर्तन में रख लिया और नीचे से हम उसको बॉयल कर रहे हैं, कि ये पानी इसमें है, ये गर्म होता चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अंत में थोड़ा सा भी पानी अगर बचेगा तो उसमें नमक का अवशेष रहेगा। यानी कि ये भी हमारा जो है क्या कर रहा है कि मतलब सेपरेट नहीं कर, पूछ रहा है कि लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नहीं है। तो ये सहायक है क्योंकि बॉयल करते 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 एक समय के बाद पानी सारा उड़ जाएगा, नमक आपका रह जाएगा। तो ये आपका सहायक है, ये आपका सहायक है, ये भी आपका सहायक है, लेकिन ये सहायक नहीं है। फिल्ट्रेशन करके आप कभी भी नमक और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे फिर सर फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको बताएं। Which of the following property of light can be used to explain the phenomena of shadow formation। ठीक है, कौन सा जो फिनोमेना है जो शैडो के लिए यूज की जाती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन हाई स्पीड, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, लाइट डज नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जाता है। ठीक है, शैडो फॉर्मेशन कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए कौन सा गुणधर्म में चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश सरल रेखा में होनी चाहिए, जाहिर सी बात है अगर किसी चीज की शैडो बननी है तो प्रकाश को सरल रेखा स्ट्रेट लाइन में होना ही चाहिए, नहीं तो वो शैडो उसकी क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो पहला तो ऑप्शन सही है, इसको मान लीजिए कि हम लोग ये सही मान लिए। हाँ ठीक है, इसको आप बता दीजिए, ये सही है। ठीक है, प्रकाश कुछ चाल से गमन करे, शैडो के लिए धीमी चाल तेज चाल से क्या मतलब है। वैसे भी प्रकाश की चाल तो फिक्स ही होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसमें चाल नीचे चाल इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, शैडो के लिए प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, शैडो बनाने के लिए रंग से क्या मतलब है, ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ये जरूरी है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं गुजरता, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं गुजरेगा तभी तो उसका क्या शैडो फॉर्मेशन करेगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से जब वो गुजर जाएगा तो फिर यानी किसी ऑब्जेक्ट से वो गुजर गया तो वहां पे उसका शैडो बन ही नहीं बनेगा ही नहीं, तभी तो कभी हवा की कोई परछाई नहीं होती है। ठीक है, जो चीज प्रकाश को रोक नहीं सकती उसकी परछाई बनेगी नहीं। तो डी है, तो डी भी ए है, ऑप्शन देखिए सर। ठीक है, तो डी और ए किस फिनोमेना, फोर्थ वाले ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट
among the following, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है कि आपको इसमें से मतलब सही कथन को पहचानना है। The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than clay soil. बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। चिकनी मृदा और बलुआ मृदा जो है, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन क्ले सॉइल, ऐसा नहीं है। क्ले सॉइल बलुआ के तो कण बहुत बड़े-बड़े होंगे तभी तो पता चल रहा है, जबकि चिकनी मिट्टी के कहां पता चलेगा उतने कण। तो ये गलत है। दूसरा, चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट सेम इन क्ले सॉइल, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमें करेक्ट खोजना है। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा के अपेक्षा अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आ जाइए लास्ट में, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर इन लोमी सॉइल। तो जाहिर सी बात है, चिकनी मृदा, चिकना कह ही रहे हैं तो यानी कि मिट्टी जो होगी वो काफी महीन होगी, काफी महीन होगी, तो उसका अनुपात जाहिर सी बात है दोमट मृदा के अपेक्षाकृत हाई ही होगा। क्योंकि जो क्ले सॉइल होता है, मतलब बच्चे क्ले नहीं खेलते हैं सर, तो क्ले बच्चों को लाया जाता है मार्केट से, तो उससे कई तरह का शेप वगैरह बनाते हैं, बहुत महीन कणों से बना होता है, बहुत ज्यादा महीन कण होते हैं। तो कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का किसी भी सॉइल से ज्यादा फाइन पार्टिकल्स की जो प्रोपोर्शन होती है क्ले सॉइल में ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 77 है बच्चों क्या दोस्तों, अब तो सब बराबर वाले ही हैं। देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, absorption of minerals, mineral Y, and X is found in food Z, identify X, Y, Z। मतलब कह रहा है कि विटामिन X की हीनता और कमी के कारण मसूड़ रुधिर होने लगते हैं, मतलब मसूड़े में से जो आपके है वो ब्लड आता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, मतलब कोई मिनरल वाई है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। X is found in Z, X is found in Z, मतलब वो जो विटामिन है वो किसी फूड Z में पाया जाता है, तो X, Y, Z हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखिए पहले ही विटामिन यहाँ से दे दिया है, यानी कि X में विटामिन ही होगा। देखिए फर्स्ट में भी X विटामिन तो है ही, सब विटामिन। अच्छा देखिए कहां से इसमें हम लोगों को खोजना है। X विटामिन डी है, तो X विटामिन डी नहीं होगा क्योंकि विटामिन डी का कोई मतलब ही नहीं होता। पहली चीज तो ये बता दे कि इसमें ज्यादा आपको कुछ खोजना ही नहीं है। अगर ब्लीडिंग ऑफ गम्स की बात आ रही है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स की बात आ रही है, इसमें आपको आंख बंद करके विटामिन सी ही इसका आंसर होगा। विटामिन सी के अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। तो जहां पे आपको विटामिन सी दिख रहा है सबसे पहले वहां देखिए, तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपको विटामिन सी दिख रहा है। वाई क्या है? आयरन। विटामिन सी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब भी करता है, और विटामिन सी हमें भोजन जेड में मिलता है, यानी कि नींबू वंश के फल, चाहे वो संतरा हो गया, चाहे वो आपका मौसमी हो गया, चाहे वो नींबू हो गया, इस तरह की चीजों में। तो आप देखिए इसका आंसर होगा एक्स विटामिन सी, ये मदद करता है आपका। ये देखिए एक्स विटामिन सी, यानी कि यहाँ पे एक्स क्या है? विटामिन सी है, वाई क्या है? आयरन है, और जेड क्या है? वो फूड है जिसमें से ये मिला है। तो अगर हम कोई भी खट्टी चीजें खाते हैं तो हमें विटामिन सी मिलती है। विटामिन सी के कमी की वजह से हमारे दांत से खून निकलने लगता है, और यही जो आपका विटामिन है मतलब आयरन को पचाने में मदद करता है। अगर आप आयरन ले रहे हैं, अपनी बॉडी में आयरन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो आप कभी भी आयरन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of the following statement best describes the nature of science? Science is a system of belief। देखिए साइंस विश्वासों की प्रणाली है मगर सबसे अच्छा नहीं है। देखिए विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, साइंस इज सोशल इन नेचर। काफी हद तक यह चीज बिल्कुल सही मानी जाती है। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, मतलब प्रकृति की बात हो रही है।
और द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड टू कंडक्टिंग रिसर्च, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन की एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो कह रहा निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका जवाब होगा विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। देखिए सोशल इज साइंस इज सोशल इन नेचर, सब कुछ सामाजिक है। जैसे सूर्य को हम जल देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम व्रत रहते हैं। तो साइंस कहीं ना कहीं हमारे समाज में आसपास की चीजों से कनेक्टेड है। साइंस की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमारे समाज से दूर है। समाज से जोड़ करके रखने के लिए ही साइंस है। कुछ भी देख रहे हो भी साइंस ही यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि सोशल का एक मतलब सामाजिक विज्ञान भी होता है, तो समाज में भी विज्ञान है। तो ऐसे में सोशल साइंस इज सोशल इन नेचर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सर आप ये पेडागोजी आ गया, आप आराम से बैठ सकते हैं और मैं कर लूंगा सर, ठीक है। अब आप बैठिए सर, अब हम आराम से करते हैं। देखिए कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम, कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मींस, विज्ञान की पाठ चर्चा में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। मतलब कॉग्निटिव वैलिडिटी का क्या अर्थ है? देखिए विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। मतलब क्या कॉग्निटिव वैलिडिटी, मतलब जो हम लोग जो विज्ञान की पाठ चर्चा हम लोग करते हैं, जो करिकुलम हमारी होती है, तो क्या उसका मतलब जो संज्ञानात्मक वैधता है, क्या वो इस बात पर निर्भर करता है कि विज्ञान की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस जो होती है वो समय के साथ मतलब विकसित होती हैं? ये गलत है, ठीक है। दूसरा, एडेप्शन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स। देखिए शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का संयोजन, ये बहुत सही है। अब इसका सही क्या है कि ये देखिए, मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, मतलब वो क्लास 1-2 में पढ़ रहा है और उसके सामने हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर के आते हैं, रिप्रोडक्शन लाते हैं, इवोल्यूशन लाते हैं, तो जो उसकी जो साइंस की करिकुलम है उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं होना चाहिए। लर्नर तब उस चीज को अडेप्ट कर पाता है। लर्नर के लेवल से ऊपर अभी उसको बच्चा पहले उसे बताएंगे कि ये पौधा है, ये पेड़ है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये यहाँ रहता है, ये करता है। जब उसकी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा तो उस हिसाब से साइंस की करिकुलम में हम चेंज लाते हैं। तो एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स। देखिए दूसरा, पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, ये तो बिल्कुल नहीं है। विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, ये भी गलत है। एक इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट्स ऑफ साइंस, ये सब कुछ तब सही है जब हम ये जाने कि लर्नर जो उसको सीख रहा है उसका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। कहीं ना कहीं बहुत उच्चतर चीजें जब उसका मतलब जो बच्चे का संज्ञानात्मक मतलब जो उसकी जो उम्र के हिसाब से जो उसका संज्ञान है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो सामग्री उसके लिए उसके माइंड में समायोजित नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसी में वैसे एक अच्छी बात ये भी है कि आपको ये बता दिया जाए कि अभी आखिरी क्षण चल रहा है कि जिस समय में एनसीएफ के विषय में बात हो रही है, बहुत जल्दी हमारी एनसीएफ 2020 हमारे एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई हो जाएगी। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड। मतलब विज्ञान की पाठ्य चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है, मतलब जिसको रिकमेंड किया जाता है किसमें? उच्चतर प्राथमिक स्तर पे। उच्चतर प्राथमिक स्तर, देखिए प्राथमिक स्तर में एक हो गया आपका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1-2 और फिर एक हो गया आपका 4-5, धीरे धीरे आपकी क्लास बढ़ रही है। तो प्राइमरी का एक अपर लेवल हो गया 6, 7, 8, 9 जिसे हम लोग जूनियर कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपेरिमेंट। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव के समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के हिसाब से अभी तक आपको बता दिया जाए कि मतलब उनको एक्सपेरिमेंटल बहुत ज्यादा ज्ञान तो बच्चों को मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। अब जो एनसीएफ आया है 2020 उसमें इस तरह की चीजों को एडप्ट किया गया, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन हाँ कुछ हद तक इसका भी रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ एनसीएफ के हिसाब से सही है काफी हद तक। या यूं कहिए कि आपका पहले ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को एक बार हम लोग दोबारा से देखते हैं।
कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्चतर प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्य चर्चा में निम्नलिखित में कौन सा अनुशंसित है, किसे रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और ये 4 बातें हम लोग पढ़ते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा रहेंगी। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। जो हमारे लाइफ में डेली हो रहा है, खाना नहीं पचा, जैसे बच्चे को वोमिटिंग होने लगी या उसको फ्रीक्वेंट मतलब लूज मोशंस आ रहे हैं या ऐसी कोई भी चीज है, तो उसके एवरीडे लाइफ में जो चेंजेस उसकी बॉडी में आ रही है या वो बड़ा हो रहा है, दाढ़ी मूछ आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके रोजमर्रा के जीवन से साइंस को कनेक्ट करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है, एनसीएफ में ये है। दूसरा, अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की बुक भरी पड़ी है, जो भी बात होती है उसमें एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट, एक लीना अनबोझो करके 2 कैरेक्टर्स हैं और उनके ऊपर में सारी एक्टिविटी, और ये बोलता है कि आप ये चीज करके देखिए, या आप एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं कि आप अपने पड़ोसी से जाएं, ये पूछे, अपने माता पिता से ये पूछे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विज्ञान की चीजें होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट करने पर आधारित होती है। यानी कि गतिविधि हम जब करेंगे, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करेंगे और कोई प्रयोग करेंगे, तब हमें सही समझ में आएगा। तो बी ऑप्शन सही है। सी, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये गलत है, डिपेंड करता है हम किसे सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि कई बार हमको साइंस में आउट ऑफ डिसिप्लिन भी आकर के चीजों को बताना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी को ऐसे कुछ मतलब चीजों के विषय में पढ़ा रहे हैं जो चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे है, तो हो सकता है कभी कभी हमारे एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो विषय से हट करके हों किंतु उसके ज्ञान को खोलते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लोग भी बड़ी क्लास को जब साइंस पढ़ाते हैं तो कोई ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनको हम लोग बुक किस नहीं अपने हिसाब से अपने मतलब रोजमर्रा के जीवन से कनेक्ट करके समझाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, नहीं हो सकता। अवधारणाओं को उपागम शिक्षा नहीं होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है कि मतलब जो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनके साथ लॉ और थ्योरीज हर बार इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। तो नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम किसी को जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन सी लॉ और कौन सी थ्योरी है हर बार बताना जरूरी है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा पूछता है कि पापा बादल क्यों कड़क रही है। अब मैं बैठ करके उसको लॉ थंडर का लॉ पढ़ाने लगूं, क्लाउड्स के नियम पढ़ाने लगूं, तो जरूरी तो नहीं है। कुछ बातें उसको ऐसे भी समझाई जा सकती है कि बेटा ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे हो जाता है। या बहुत सारी दिनचर्या की ऐसी चीजें होती है कि पापा ये चीज खाना बन रहा है तो ये स्मेल इतना दूर तक क्यों आ रहा है। तब उस पे हम उसको बता दें कि साइंस की थ्योरी बताएंगे, पार्टिकल्स ऑफ थ्योरी आर कंटिन्यूअस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पदार्थ के कण मतलब लगातार घूमते रहते हैं। तो कण वर्ण का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उनको थ्योरी बताएंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो 2 चीजें हैं, एवरीडे एक्सपीरियंस से उनको मतलब हम लोग को रिकमेंड करती है हमारी साइंस की बुक एनसीएफ, और ये जो है हमें एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से सिखाने की बात होती है। तो ऑप्शन ए भी जिसमें है वही सही है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 क्वेश्चन हमारा कहता है, फ्रॉम द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। विज्ञान के विषय में कौन सा कथन है जो सत्य है। तो देखिए, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। जाहिर सी बात है, किसी ने कल्पना अगर नहीं की होती कि इंसान को भी पंछियों की तरह हवा में उड़ाया जा सकता है। कल्पनाशीलता बहुत जरूरी है। अगर आप में मतलब अगर मैं एक विज्ञान का शिक्षक हूं और बच्चों को कल्पना की सोचो, जैसे आपने मूवी भी देखी है जिसमें पढ़ाने का मेथोडोलॉजी देखा है, सुपर 30 मूवी का वो सीन देखिए जहाँ पे वो दिखाया गया कि जो टीचर आनंद कुमार जी होते हैं वो बोलते हैं कि एज्यूम करो कि तुम्हारे हाथ में अंडा और ये अंडा मैंने तुम्हें दे दिया। तो साइंस में कहीं ना कहीं विज्ञान पढ़ते वक्त कल्पना का बहुत उच्चतर स्तर पे होना जरूरी है। हम जिस चीज को कल्पना नहीं कर सकते हम उसे कभी प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। बाकी अभी और भी चीजें हमें पढ़नी है। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों के द्वारा खोजा और परखा जाता है। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। नहीं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होगा तब कैसे हो सकता है। अनलिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी बात को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो ये गलत है। व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम्स लॉ। ये भी गलत है। जब एक
सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों द्वारा अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि विज्ञान में हमेशा नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट होती रहती है और नई नई चीजें आती रहती है। तो कभी कोई भी नियम बनता है तो उसी नियम को चले। अभी हमने पढ़ा था, हमने डाल्टन्स लॉ पढ़ा, हमने जे थॉमसन लॉ पढ़ा, तो हमने रदरफोर्ड लॉ भी पढ़ा। एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके लोग पढ़ाए। तो जो साइंस में सिद्ध भी हो जाता है उसके बाद भी कुछ जो कमियां होती है उस पर लगातार काम चलती रहती है। तो ऐसे में वह नियम एकदम सटीक नहीं हो जाता हमेशा। आने वाले समय में विज्ञान समाज के अधिकांश समस्याओं का हल करने में सक्षम होगा। आने वाले समय में विज्ञान समाज के अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा तो नहीं। समाज में दहेज प्रथा है, समाज में नारी के प्रति अत्याचार है, इसमें साइंस क्या करेगा? तो साइंस समाज के हर एक पहलू को नहीं टच कर सकता है। साइंस कभी हमारे व्यवहार को नहीं सुधार सकता है, साइंस कभी हमारे संस्कारों को नहीं बदल सकता है, साइंस हमें कभी धार्मिक नहीं बना सकता है। साइंस बहुत सी ऐसी सामाजिक चीजें हैं कि जो हमें, कई बार तो ऐसा होता है कि साइंस हमें इतना ज्यादा तथ्यपूर्ण तर्क दे देता है कि हम चीजों को मानने से इनकार कर देंगे। जैसे बहुत ज्यादा लोग कहेंगे मैं नहीं मानता कि भगवान होते हैं, मैं नहीं मानता कि भूत होते हैं, मैं नहीं मानता कि ये होते हैं, मैं नहीं मानता। तो साइंस इतनी ज्यादा आपको तर्क शक्ति दे देता है कि आप सामाजिक चीजों से कटने लगते हैं और समाज में उन चीजों के बिलीफ्स को आप चैलेंज करने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ 82 क्वेश्चन। पहला प्रश्न, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही था। अब देखिए, यीशु जो है, यीशु was given an individual task of collecting weather report for a week. यीशु नाम की एक लड़की एक सप्ताह के लिए मौसम में जो भी चीजें आ रही हैं उसको व्यक्तिगत कार्य दिया गया कि उसकी रिपोर्ट कलेक्ट करो कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर था, मिनिमम कितना टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए मंडे से लेकर के अगले मंडे तक के लिए मैं मान लीजिए मैं यीशु हूँ, मुझे टीचर ने कहा कि बेटा आज कितना ज्यादा अधिकतम गर्मी पड़ा और कितना अधिकतम कम न्यूनतम गर्मी पड़ी, इसका एक रिपोर्ट। तो हमने किया, हमने क्या लिखा कि मंडे था फिर ट्यूजडे था, ऐसे करके हमने अगले मंडे तक हमने एक लिस्ट बना ली, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके। आज हमने लिखा कि मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस थी, मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस थी। कल ये 29 हो सकता है, परसों ये 30 हो सकता है, फिर ये 31 हो सकता है, ये 12, 13। तो ये चीजें एक हफ्ता का एक डेटा इसने कलेक्ट किया। देखिए ये किसने किया? यीशु ने किया। अब क्या कर रहा है आगे का देखिए। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु कहां गलत हो गई। यीशु गलत कहां हुई वो चीज आपको खोजना है। वो हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े का सारणीबद्ध करती है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। किसी वेबसाइट से गूगल पे ही हम लोगों का रोज का जो अपडेट मिलता है उससे डेली का हमने मतलब सिस्टम बना लिया, ये तो सही है। पूछ रहा है गलत कहां हो गई। सी अराइव्स कंक्लूजन दैट रेन मे और मे नॉट बी टेक्स प्लेस इन द कमिंग वीक, ये भी सही है, क्योंकि उसमें हम लोग देखते हैं जब वेबसाइट्स के जरिए देखते हैं तो उसमें दिखा देता है कि आने वाले हफ्ते में धूप दिखा देगा कि रेन के चांसेस नहीं है, ये भी सही है। तीसरा, सी कंक्लूड्स दैट डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल, वो निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये गलत हो गई, यही ये गलत हो गई। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो रेनफॉल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से होता है। जैसे जैसे अगर आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बारिश के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन उसने क्या निकाला कि जब निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी, तो वो कमी बोलती है, जबकि कमी से बारिश नहीं होगी तो संभावना बढ़ जाती थी। वो गलत थी, वो समझती है अधिकतम न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। ये भी उसका कहीं ना कहीं ये उसका कैलकुलेशन सही है। कुल मिला के पूछा है कि यीशु कहां गलत हो गई। देखिए ये क्वेश्चन ना हमें हमेशा ये वाले वर्ड पे हमें फोकस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इसमें से सही कोई एक ऑप्शन पे क्लिक करके चले जाएंगे, इसमें सारे सही हैं एक्सेप्ट ये गलत है कि वो निष्कर्ष निकाल लेती है कि ये चीजें हो सकती है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। खैर, हालांकि साइंस हमें थोड़ा सा आजाद बनाता है कि हम चीजों को अपने हिसाब से करके देख सके, तो वो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, Which of the following is a useful strategy to understand conceptual gaps in learner? अभी किसी के अंदर में संकल्पात्मक कमी को समझने के लिए उपयोगी रणनीति क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैंने पूछा किसी बच्चे से कि बेटा टेबल सुनाओ, तो उसने 2 का टेबल 2 1 2 से लेकर के 2 10 20 तक उसने जब सुनाया तो वो 2 8 16 उसका कहीं मिस हो गया, ये वो नहीं बोल पाया।
गैप हो गया। ठीक, अब क्यों गैप हुआ वो देखिए, तो उसको कमी को समझने के लिए हमारी रणनीति क्या होगी, हम मतलब क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि वो जो विद्यार्थी है जिसके कॉन्सेप्चुअल गैप्स है कैसे, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशंस। तो क्या इससे उसका गैप होगा, तो नहीं, क्विज सेशन उसको कभी भी हेल्पफुल नहीं कर सकता है। क्विज सेशन बच्चा का जो गैप है उससे वो या तो सॉरी बोल के निकल लेगा, या तो वो हाथ ही नहीं उठाएगा, या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे कि 6 के बच्चे को उठाकर 12 क्लास के बच्चों के साथ बिठा दिए और कहिए कि हम तुम्हारा क्विज कर रहे हैं और इससे हम तुम्हारा गैप फिल कर देंगे, तो 7, 8, 9, 10 तक का जो उसका बेस है वो कभी आप भर नहीं पाएंगे। दूसरा, ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल, हम बच्चे के प्रैक्टिकल स्किल का अवलोकन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संज्ञानात्मक कमी है, तो नहीं, ये भी नहीं है, इससे भी नहीं पता चलेगा, इससे भी नहीं पता चलेगा। अब प्रैक्टिकल नॉलेज उसको उसके एक्सटेंट तक है, फिर वो चीजें गलत कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया, तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। हो सकता है कि बच्चा यही नहीं समझता हो कि टेस्ट ट्यूब किसे कहते हैं और हम उसको कह रहे हैं कि तुम एक काम करो कि टेस्ट ट्यूब उठा के लाओ, उसमें 30 ml बीकर, तो ये भी चीज सही नहीं। अब देखिए, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स, यही सबसे सही है। आप जितने भी लोग हैं, आप लोग अपना एक माइंड मैप बनाते होंगे, कॉन्सेप्ट बनाते होंगे कि ये अगर ग्रास है तो ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, ये आप एक मैप बना लेते हैं कि ये इस पे डिपेंड है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा और स्नेक को ईगल खाएगा। ये हमारी फूड चेन हो गई, ये हमारे खाने की श्रृंखला हो गई। ये हमने कॉन्सेप्ट का मैप बना लिया कि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, तो ये चेन बन गई। तो जब हम किसी कॉन्सेप्ट का मैप बना लेते हैं तो हमारे माइंड में लंबे समय तक रहता है और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि उसकी कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल गैप आई थी, कॉन्सेप्ट मैप के जरिए। और होमवर्क देना कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं होता कि हम होमवर्क देंगे तो उससे उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 क्या कहता है, टू encourage more girls to take up science you may adopt all of the following strategies except, मतलब इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं विज्ञान पढ़ाने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान में हम इनमें से क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट कोई एक चीज। 4 पॉइंट है, कोई एक छोड़ना है। पहला, यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड इनकरेज योर स्टूडेंट्स टू डू सो, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो कह रहा है कि कोई एक है जिसको हम छोड़ करके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये मान करके चल सकते हैं कि अगर विज्ञान को पढ़ाने के लिए बात हो रही है, प्रोत्साहित करने के लिए, तो आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं। इसको हम अपना सकते हैं, इसको हम अपना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे लैंगिक भाषा है जिसका हम खुले तौर पर या उस तरीके से हम लोग सेंसिटिव लैंग्वेजेस को क्लास में बोलने से पहले एक गैप बताएंगे कि नहीं बेटा ये चीज ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे हर चीज की एक भाषा बनी है, क्षेत्रीय भाषा मुझसे कुछ और कहते हैं, कुछ और भाषा मुझसे कुछ और कहते हैं, और ऐसे में क्लास में जब लड़कियां हैं और बाकी जो लोग भी हैं तो थोड़ा सा अगर उनको हम लैंग्वेज में मतलब सेंसिटिवनेस जो भी है, संवेदनशीलता सिखाना जरूरी है। दूसरा, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। तो विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे। बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम, ये होना चाहिए। ये नहीं मतलब इसको छोड़ दिया जाए, मतलब ऐसा थोड़ी है। मतलब हम एक टीचर हैं, हम क्लासरूम में बैठे हैं, इधर लड़के बैठे इधर लड़कियां बैठे, और मैं कहूँगा नहीं नहीं सारा जवाब लड़कियां ही देंगी, तुम लोग चुप रहो। मतलब उनको कहें कि आप बढ़ चढ़ करके एकदम आगे बढ़े रहो और इनको दबा दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। मतलब कह रहे सिर्फ एक को छोड़ के अगर आंसर के हिसाब से देखें तो यही आंसर है, एकमात्र आंसर है। लेकिन इसको छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक को छोड़ के अगर बात किया जाए तो कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें तो ये भी किया जा सकता है। अब जैसे क्लास में वुमेन साइंटिस्ट आएंगे तो लड़कियों में प्रोत्साहन बढ़ेगा कि देखो हम भी पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बन सकते हैं। किसी फीमेल डॉक्टर को बुलाएंगे तो लड़कियों के अंदर भी आएगा कि यार पढ़ लिख करके हम इनकी तरह डॉक्टर और साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो विज्ञान में उनका रुचि बढ़ेगा। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों के जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। इंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग मिथ एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट साइंस, यार ये भी होना चाहिए, बच्चों को इंगेज करना चाहिए कि देखो बाबू ये ऐसा ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है, कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, इसके पीछे मिथक जुड़ा हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें करेंगे। अब पूछ रहा था ना
कि सारी चीजों को हम लोग अपना सकते हैं, तो इसको भी अपना सकते हैं, इसको भी अपना सकते हैं, इसको भी अपना सकते हैं। पूछा किसको छोड़ के, तो इसको छोड़कर, यानी कि लड़कियों को कहेंगे कि नहीं तुम क्लास में हावी रहो, हमेशा हावी रहो, ये चीज नहीं होगा। तो इसका आंसर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें लोग, देखिए 85। अच्छा इधर से कट रहेगा, एक सेकंड। देखिए विज्ञान शिक्षक को और अधिक औपचारिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। तो जाहिर सी बात है कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे का दिमाग डेवलप होगा, हर हालत में डेवलप होगा। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने की दिशा में उत्तर करने की दिशा प्रदान करता है। तो नहीं, गलत है। ऐसा नहीं कि हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको आंसर सही करने की कला आ जाएगी। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग थिंक स्ट्रेटजीज। तो बिल्कुल ये है हर हालत में है, क्योंकि जब हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे की थिंक स्ट्रेटजी बढ़ती है। जैसे हमने बोला कि सोचो कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछा कि धूप था और बारिश होने लगी, तो अब बच्चा अपना मेंटल स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। वो ये कर रहा है कि हम लोग तो ये जानते थे कि बादल लगती है ऐसे होता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर ऐसे होता है, तो बारिश होती है, धूप में कैसे बारिश। तो इस तरह से डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे की थिंक स्ट्रेटजी मतलब सोचने की युक्ति डेवलप होगी। दूसरा अंतिम, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन लर्नर। हाँ बिल्कुल, क्रिएटिव बिहेवियर आएगा, वो चीजों को क्रिएट करने का, मतलब आप चीजों को तोड़ करके। आपने देखा होगा कि कुछ वैसे होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं सर, जो ऐसे बच्चे घुमा करते हो, क्या होता है, डाइस टाइप का होता है, जिसको ऐसे घुमा के कलर मैच करते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे का क्रिएटिव बिहेवियर मतलब जो होता है वो बढ़ता है। तो मतलब डाइवर्जेंट क्वेश्चन यानी कि अपसारी प्रश्न पूछने से बच्चों के अंदर में गहन सोच भी प्रोत्साहित होती है, उनकी सोचने की युक्ति भी डेवलप होती है, और ये सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में भी सहायता करता है। तो ACD इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 आप इसको लिख लीजिए बड़े आराम से। अच्छा अगला प्रश्न हमारा 86। देखिए क्वेश्चन 86 कहता है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व लर्नर इन। किसमें? देखिए पहला, जब क्लासरूम में हम बच्चों को अगर प्रदर्शनी दिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, हम क्या किए कि बहुत सारे एग्जीबिशन लगा दिए, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस का सेट लगा दिए। इधर कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ अस्थि और अस्थियों से जुड़ा हुआ, खून से जुड़ा हुआ, रक्त संबंधित सारी चीजों का एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार कर देते हैं। तो इससे बच्चों का क्या लाभ होता है? देखिए पहला, दृश्य और श्रवण सीखना। तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि आप जब किसी बड़े साइंस के म्यूजियम में जाते हैं तो वहां अलग अलग तरह के ओम साउंड जो होता है, तो ओम साउंड की क्या वाइब्रेशन होती है, उसका क्या रीच है, हम सब वहां पे कोई चीज सुन करके समझते हैं कि देखो ये पैर के घर्षण का आवाज है, यहाँ पे ये रोड ऐसी हो सकती है। तो मतलब बच्चा कहीं ना कहीं देखता भी है और समझता भी है, ये तो होता ही है। दूसरा, केवल दृश्य सीखना नहीं, दृश्य श्रवण गतिबोधक सीखना, यानी विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्टिक लर्निंग नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑडिटरी एंड काइनेस्टिक श्रवण और गतिबोधक सीखना ये भी नहीं है। दृश्य और श्रवण सीखना कुल मिलाकर के इसका पहला होता है। एग्जीबिशन सिर्फ यही दो चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे एग्जीबिशन जब हम बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज का हम डेमो देते हैं तो डेमो देने से बच्चे की दृश्य और श्रवण सीखने की यानी कि विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग उसकी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच के लिए उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा में नियोजन का क्रम दें। क्या करेंगे? 3 क्रम दिए हुए हैं, हम कैसे कैसे करेंगे, क्या है इसका? देखिए पहला, शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच में संबंध निर्धारित करने का अवसर देंगे।
तो ये पहले नहीं हो सकता। दूसरा, शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दे। अलाउ स्टूडेंट टू प्ले विथ वाटर इन अ टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये होना चाहिए। मतलब पूछ रहा है कि इसको क्रम से बताएं। तो सबसे पहले तो भाई जाहिर सी बात है, अगर उसको डेंसिटी पढ़ानी है तो पहले उसको डेंसिटी के लिए क्या करेंगे कि एक टब दे देंगे, पानी का टब, उसमें बोलेंगे अलग अलग चीज डाल डाल के खेलो। तो वो क्या देखेगा कि कुछ चीज डूब गई और कुछ चीज तैर रही है, तो उससे उसको डेंसिटी का आइडिया लगेगा। और वो हमसे प्रश्न भी पूछेगा कि सपोज कोई प्लास्टिक का कोई हमने उसको कप दिया, वो ऊपर में ही रह गया, प्लास्टिक का मग दिया ऊपर रह गया, कॉइन दी, कुछ लोहे की चीज दी, वो डूब गई, तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझेगा। तो सबसे पहले हमें बी बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको जो चीज उसमें तैर रही थी और जो चीज उसमें डूब गई थी उसके विषय में उसको क्या करेंगे, संबंध निर्धारित करने का अवसर देंगे। क्या देखो जो तुम पानी में खेल रहे थे ये चीज डूब गया, ये चीज तैर गया, तो इसका ये ऐसे ऐसे है। तो पहले बी, उसके बाद यानी कि ये 1 ये 2, अब जाहिर सी बात है ये 3, तो बी ए सी कहां है, बी ए सी, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, उसको हम विभिन्न बहुत सारी वस्तु दे देंगे, कुछ डूबने वाली, कुछ तैरने वाली, और एक पानी का टब दे देंगे और कहेंगे बेटा इससे खेलो। जब वो खेलेगा, डूबने तैरने का कॉन्सेप्ट समझेगा, तब उसके बाद हम कहेंगे कि एक छोटी सी नाव डिजाइन करो और जो 1 किलोग्राम का वजन ले जा सके। लास्ट में हम उसको अंतिम में कहेंगे कि एक ऐसी नाव बनाओ कि जो इतना वजन ले जा सके। तो वहां पे जाकर के बच्चे का एक लर्निंग अप्रोच बढ़ेगा कहीं ना कहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88, वाई एक प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। वाई एक प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो देखिए कौन ऐसा है जिसमें नहीं है आपको क्लोरोफिल। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कसकटा है, इसमें नहीं होता है। एल्गी है, आपको पता है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो हाँ इसमें क्लोरोफिल है। पिचर प्लांट हाँ है। मेपल ट्री, मेपल के वृक्ष में भी हाँ है। तो पूछ रहा है कि किसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये कसकटा, अमरबेल। और साइंस की भाषा में इसे कहें, इसे हम पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं। पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट का मतलब ही हो गया कि कुछ काम ये नहीं कर पाता तो ये दूसरे किसी वृक्ष के साथ जुड़ जाता है और वहां से अपना पोषण लेने लगता है, क्योंकि इसको पता है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। याद रखिएगा, एल्गी, पिचर प्लांट और मेपल ट्री, इन तीनों के पास क्लोरोफिल है, कास्केटा के पास नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए ये अगर मैं एक डायग्राम यहां बनाऊं पेट का, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से हम लोगों ने जो देखी है, ये इस तरह से हम लोग एक क्वाइलिन टाइप का देखते हैं। तो ये क्या है, ये वाइड है मतलब चौड़ा है, और ये जाहिर सी बात है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अच्छा दूसरी चीज है एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अंदर में ऐसे ऐसे क्वाइल जैसा, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वाइल जैसा इंटेस्टाइन ये रहता है, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए स्मॉल है क्योंकि इसकी जो सरफेस एरिया है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होती है, क्वाइल्ड होता है, और ये ओपन होता है। ये ओपन है आपका, बिल्कुल यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक ओपन है, एनस के पास, यहाँ के रेक्टम और एनस के पास ये खत्म हो जाता है। तो हाँ ये चौड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, वाइडर है, और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि ये 1.5 मीटर है, ये वैसे ही बहुत लंबा होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लंबाई में छोटा है और चौड़ाई में बड़ा है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये गलत है क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है डाइजेस्टेड फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके बाद वो तो लास्ट एकदम क्षण मात्र के लिए जाता है। पूरी कंप्लीट डाइजेशन का जो साइट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो पेट से जब खाना इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वही 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी गलत है। एसिमिलेशन वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। 5 स्टेप में दिया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को निगलते हैं यानी इंजेशन,
इंजेशन के बाद सेकंड होता है डाइजेशन, सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन के बाद होता है एसिमिलेशन, मतलब चीजों में मिला लेना उसको, फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो तभी होगा जब ये चीज पूरी तरह डाइजेस्ट होकर एसिमिलेट हो गई है और तब लास्ट में बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है इंजेशन। तो पूछ रहा है तो ये भी चीज नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो विली नहीं होती, विली जो होती है वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई नहीं होते। ये गलत, ये गलत, ये गलत, एकमात्र ये सही है। 89 का आंसर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 90, खत्म है क्या बस? हाँ 90, 63, 90। तो देखिए ये अंतिम प्रश्न है। Which of the following statement is not true regarding life cycle of silk worm and production of silk fibers? देखिए सिल्क के प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे पूछा जाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पिस्सीकल्चर, ये अलग अलग तरह के पालन है। तो सिल्क की खेती की जाती है सेरीकल्चर के द्वारा। तो कौन सा जो सिल्क वॉर्म है उसके हिसाब से वो कथन सत्य नहीं है, नहीं, नहीं है। कौन सी नहीं है? तो देखिए रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, तो ये तो सत्य है। दूसरा कह रहा है कि द प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, प्यूपा विकसित होकर के कैटरपिलर बन जाता है, गलत है। तो आपको गलत खोजना है तो ये तो पहला एक गलत आपको मिल ही गया। दूसरा सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सेक्रेटेड बाय कैटरपिलर्स, ये भी सही है। दूसरा द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ, रेशम कीट कोकून के रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर नहीं है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं हमने और आशीष सर ने ये हम लोगों ने साइंस की एक श्रृंखला चलाई जो बेसिकली जो लोग जूनियर का या मिडिल स्कूल का एग्जाम मतलब क्लियर करना चाहते हैं, जिनको सीटेट का पेपर 2 करना है, ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जब ये चीजें कराते हैं, इतनी लॉन्ग वीडियोस बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम आपके अंदर के उस डर को निकाल सकें। और देखिए ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन हमें या इनको आते हैं, हम लोगों ने भी मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, चीजों को पढ़ा है, सीखा है, कुछ कमियां हमें भी रही हैं, क्योंकि जब हम भी एस्पिरेंट थे तो ऐसा नहीं था कि हमने 30 में 30 लाया था, ऐसा नहीं था। आज हम YouTube पे आ करके अपने आप को ये बताएं कि आई एम द बेस्ट वन, तो ये गलत है। हम लोग अभी भी लर्नर हैं और लर्निंग की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहेगी। बस हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, मेहनत किया और सोचा कि आज हम पास हो गए हैं और ये एग्जाम का वक्त है, 10 से 15 दिन जो बचे हैं, ये हम अपने भाइयों मित्रों को जो काफी समय से जूझ रहे हैं या जिनका यह पहली बार है, उनको एक हौसला देने के लिए हम इन चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। आप ढेर सारा शेयर, ढेर सारा सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि हम प्रॉपर्ली एक एक साइंस के टॉपिक्स को उठा के, जैसे देखिए ये एक टॉपिक से रिलेटेड है, तो 6 से 10 तक की जो जो टॉपिक्स को हम लोग फ्रेगमेंट कर लेंगे साइंस का, चाहे वो धातु अधातु हो, चाहे वो रिएक्शन हो यानी कि अभिक्रियाएं हो, चाहे वो किसी विटामिन से संबंधित कोई रोग जनित हो, कुछ भी, कुछ भी, चाहे वो लाइट हो यानी कि प्रकाश हो, ध्वनि हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, सबसे दिया गया हुआ था यहाँ पे, मोशन से भी क्वेश्चन आया, हाँ बिल्कुल, से भी आया, फोर्स से भी आया, फोर्स से भी था, और पूरे साइंस का ये मिक्सचर है। लेकिन आपको एक टिप मैं अपनी तरफ से ये देना चाहूंगा, मैं फिर से आपसे ये कहूंगा कि ज्यादा समय है तो इस समय में डिटेल्ड स्टडी से बेहतर होगा आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करें और कोशिश करें इस बात को जानने का कि किस तरह के टॉपिक से ज्यादा प्रश्न हर बार निकल के आ रहे हैं और ऐसे टॉपिक्स पे आप काम करें। उम्मीद करते हैं अगले
15 से 20 दिनों में जब आपका पेपर शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उस समय में आपको हमारी वीडियो कभी बाद में भी आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो हम चल के सीखते हैं, जो हम ठोकर खा के सीखते हैं, जो हम गिर के सीखते हैं, जो हम लड़ के सीखते हैं, वो कभी भी शॉर्टकट से नहीं सीखते हैं। शॉर्टकट की तरफ मत जाइए। सीटेट के ऐसे वीडियो कोई लिख रहा है सिर्फ 1.5 घंटे में सीटेट पास करें, इस एक वीडियो को देख लिया तो 130 नंबर पक्का। अगर इतना ही होता तो उस एकमात्र चैनल ने सबने उसकी वीडियो को देखना था और 1.5 घंटा का वीडियो देखता और सारे पास हो जाते। फिर कोई ना ठोकर खाता, ना किसी को चोट लगती, ना कोई ये सीखता कि नहीं डिटेल्ड स्टडी का क्या महत्व है। कभी भी याद रखिएगा, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जो कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं, अगर उसका हमने गहन अध्ययन किया तो हम उसके सभी पक्षों को समझ सकते हैं। और उस पर घुमाने फिराने पे अगर लाख कोई कहे कि इंसान के 4 पैर होते तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट है कि इंसान 2 पैर पे होता है। तो जिसका कॉन्सेप्ट डेवलप है, और ऐसे भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे एग्जाम सेंटर पे जिनका अपना कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, सामने वाले को देखेंगे कि उसका पेन चल रहा है तो वो गलत भी कर रहा है, उससे पूछ करके टिक मार के ये समझते हैं कि मैं पास कर जाऊंगा। मित्रों, शॉर्टकट पे मत चलिए, डिटेल्ड स्टडी के लिए और हम लोगों को इसी तरह से आपके लिए ढेर सारा मेहनत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ढेर सारा सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम मेहनत करके एक कंप्लीट सीटेट की सारी विषयों का आपके सामने सॉल्यूशन लेकर के आ सके डिटेल्ड स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।